प्रिय छात्रों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सूर्य एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ष 2015 में दोस्तों जो पेपर यूपी बोर्ड का हुआ था विज्ञान का, उसी पेपर का आज हम लोग रिव्यू करेंगे और साथ ही दोस्तों इस प्रश्न पत्र का सारा दोस्तों मैं आंसर भी बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक दिखेगा। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है खंड का, यानी दोस्तों ये खंड का है, क्या है, ये फिजिक्स का सवाल है। ठीक, आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों प्रश्न नंबर 1 है, यानी ये क्या है, ये नहीं प्रश्न नंबर 1 है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी। ठीक, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, यहाँ पर देखिए खंड का लिखा हुआ है, प्रश्न उत्तर नंबर 1 है, यहाँ पर वो प्रश्न लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है क्या है, 2D है। ठीक, यानी दोस्तों एक लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी, 2D होगी। ठीक, तो इसका राइट आंसर 2D है। चलिए मैं आप लोगों को इसका सवाल लगाकर आपको बारीकी से समझा देता हूं। देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक लेंस की फोकस दूरी ये क्या दिया है, 50 सेमी दिया है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे दिया है फोकस दूरी को किससे स्मॉलेस्ट से ना, तो फोकस दूरी यह बराबर क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। ठीक, और दोस्तों कह रहा है कि इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। तो भैया लेंस की क्षमता का फार्मूला होता है P बराबर 100/F होता है। ठीक है दोस्तों, यानी P का मान ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 लिखा है, 100 लिख लीजिए, बटा लगा है, बटा लगा दीजिए, F लिखा है ना, तो F का मान क्या दिया है, फोकस दूरी का मान 50 दिया ना, तो यहाँ पर आप लोग 50 लिख लीजिए। अब एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए। ठीक, और 5 कम 5, 5 दूना 10, दोस्तों क्या आया, 2 आया। और दोस्तों ये क्या है, P जो है ये क्या है, लेंस की क्षमता है। तो भैया लेंस की क्षमता का मतलब क्या होता है, डायोप्टर होता है, यानी हम कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या है, 2D है। ठीक, तो इस प्रकार से आप अपना आंसर 2D लगा सकते हो। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न हल करते हैं। देखिए दोस्तों लिखा हुआ है खंड का, लिखा हुआ है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R में संबंध है। तो दोस्तों पहला विकल्प दिया है F बराबर 2R, दूसरा ऑप्शन दिया गया है F बराबर R, तीसरा ऑप्शन दिया है F बराबर R/2, चौथा ऑप्शन दिया गया है F बराबर 1/R। ठीक, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, इसका बहुविकल्प तीसरा सही है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मेरे दोस्तों वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता है F बराबर R/2 होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या है, खंड घ का F बराबर R/2। ठीक, तो आप इस प्रकार से हल कर सकते हो। ठीक, चलिए प्रश्नोत्तर नंबर अगली की ओर बढ़ते हैं, खंड ग की ओर। देखिए दोस्तों लिखा हुआ है एक बल्ब पर 100 वाट 250 वोल्ट लिखा जाता है, इसका प्रतिरोध होगा। पहला ऑप्शन है 25,000, दूसरा ऑप्शन है 625 ओम, यानी ओम यहाँ पर लिखा हुआ है, और तीसरा ऑप्शन है 25 ओम, और चौथा ऑप्शन है 2.5 ओम। ठीक, तो चलिए मैं आप लोगों को हल करके बता देता हूँ कौन सा विकल्प सही रहेगा। ठीक, तो दोस्तों हल करने से पहले आपको देखिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा, दिया है ये क्या 100 वाट है ना, तो ये क्या है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा की सामर्थ्य ऊर्जा, यानी दोस्तों सामर्थ्य ऊर्जा को P से प्रदर्शित करने। ठीक, तो ये P का मान दिया है, ठीक, 100 वाट। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 250 वोल्ट लिखा ना, तो ये क्या है 250 वोल्ट, ये भी है विभवांतर को V से प्रदर्शित करते हैं। विभवांतर का मान क्या दिया है, 250 वोल्ट दिया गया। ठीक, आप लिख लीजिए। और दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी दोस्तों प्रतिरोध यानी दोस्तों कैपिटल R का मान ज्ञात करना है। ठीक, कैपिटल R का मान ज्ञात करना है, यानी क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब देखिए दोस्तों भैया फार्मूला होता है विद्युत ऊर्जा की सामर्थ्य ऊर्जा की, दोस्तों भैया फार्मूला होता है दोस्तों P बराबर V²/R, ये फार्मूला होता है। अगर ये फार्मूला आप लोगों को पता है तो आप आसान तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन हल कर सकते हो। ठीक है भैया, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि प्रतिरोध होगा ना, यानी प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। ठीक, देखिए कैपिटल R इधर किस में है, बराबर की इधर भाग में है ना। तो दोस्तों जब हम कैपिटल R को बराबर की इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो P क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी तो गुणा में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, P को हम इधर भेज देंगे और कैपिटल R को हम इधर भेज देंगे। ठीक, ये दोस्तों जब कैपिटल R को इधर लेंगे, अगर R लिख देंगे, इधर V² लिख दीजिए, बटा P को इधर क्या हो जाएगा, जब कैपिटल R इधर चला जाएगा गुणा में हो जाएगा ना P, तो इधर भेजेंगे बराबर की इधर किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों,
P हो जाएगा। ठीक, चलिए मान निकाल लेते हैं और प्रतिरोध का मान आसान तरीके से निकल जाएगा। देखिए V स्क्वायर लिखा है तो V स्क्वायर का मान क्या है दोस्तों, 250 वोल्ट है, तो यहाँ पर आप 250 लिख दीजिए, ब्रैकेट करके वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दीजिए। ठीक, बटा लगा है, यहाँ पर क्या लिखा है, P लिखा ना, तो P का मान क्या है दोस्तों 100 वाट लिखा ना, तो यहाँ पर आप 100 लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए दोस्तों हम 250 को हम लिख सकते हैं 250 गुणे 250, हम 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि वर्ग लगा है। ठीक, अब यहाँ पर 100 लिखा है तो 100 लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए दोस्तों एक शून्य से एक शून्य काट दिए, एक शून्य से एक शून्य, अब 25 बीच में गुणा, यहाँ पर 25 है, 25 हम 625, और क्या है ये कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर क्या है, ये प्रतिरोध ना, तो प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, ओम होता है। ठीक, यानी क्या मान आया 625 ओम है। ठीक, तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। यानी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते कौन सा विकल्प सही है, दूसरा विकल्प सही है। ठीक, चलिए प्रश्नोत्तर नंबर घ की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है घ विद्युत सामर्थ्य P का सूत्र है। ठीक है दोस्तों, तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है आप बता सकते हैं P बराबर VI। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आप लोग अगर किताब में देखेंगे तो यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर ये वाला विकल्प सही रहेगा। ठीक, यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ मैंने खंड घा का ये वाला विकल्प सही है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस तरह से आप अपने बोर्ड एग्जाम में काफ़ी लिख सकते हो, तो एग्जामिनर आपका अच्छा नंबर मिल जाएगा, यानी आपको अच्छा नंबर दे सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसी प्रकार से अपना मतलब काफ़ी लिखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। देखिए दोस्तों इधर प्रश्न लिखा हुआ है 2 है, यानी प्रश्नोत्तर नंबर 2 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है खंड का, लिखा हुआ है प्रश्न, विद्युत उष्मक में नाइक्रोम मिश्र धातु का तंतु क्यों प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका हम आंसर देखेंगे। देखिए दोस्तों इसका आंसर लिखा हुआ है नाइक्रोम तार के तंतु का विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है, और दूसरा है दोस्तों नाइक्रोम तार के तंतु का ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होता है। ठीक, यानी दोस्तों कहने का मतलब यहाँ पर प्रश्न ये कह रहा है कि विद्युत उष्मक में नाइक्रोम मिश्र धातु का तंतु क्यों प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि दोस्तों नाइक्रोम तार के तंतु का विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है, और दोस्तों इसलिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों दूसरा कि नाइक्रोम तार के तंतु का ऑक्सीकरण आसानी से नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए खंड खा की ओर बढ़ते हैं। दूसरे का खा लिखा है दोस्तों, श्वेत प्रकाश के किन रंगों के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम और न्यूनतम होता है। काफी ज्यादा भैया इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे, देखिए लिखा है श्वेत प्रकाश के किन रंगों के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम और न्यूनतम होता है ना, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। देखिए श्वेत प्रकाश के बैगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है और लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है। यानी दोस्तों श्वेत प्रकाश के बैगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, अधिकतम होता है, और लाल रंग का क्या होता है, अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी दोस्तों बैगनी रंग का क्या होता है, अपवर्तनांक अधिकतम होता है, और लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए प्रश्नोत्तर नंबर अगली की ओर बढ़ते हैं। खंड ग है, लिखा हुआ है दोस्तों वर्धनता से आप क्या समझते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका हम भी जान लेते हैं कि इसका कौन सा आंसर रहेगा, यानी आंसर के लिखने पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा कि वर्धनता किसे कहते हैं, तो आपको हेडिंग छोड़ लेनी वर्धनता, फिर उसके बाद लिखना पड़ेगा कुछ व्यक्तियों की आंखों की रेटिना में शंकु कोशिकाएं नहीं होती हैं, जिसके कारण उनमें रंगों की पहचान एवं अंतर करने की क्षमता नहीं होती है। नेत्र के इस दोष को वर्धनता कहते हैं, यह आनुवंशिक रोग है। एक बार फिर सुन लीजिए, कुछ व्यक्तियों की आंखों की रेटिना में शंकु कोशिकाएं नहीं होती हैं, जिसके कारण उनमें रंगों की पहचान एवं अंतर करने की क्षमता नहीं होती है। नेत्र के इस दोष को वर्धनता कहते हैं, यह आनुवंशिक रोग है। कहने का मतलब है दोस्तों कुछ व्यक्तियों की आंखों में जो रेटिना होती हैं उनमें शंकु कोशिकाएं नहीं होती हैं, जिसके कारण दोस्तों उनके रंगों की पहचान करने में मतलब उनके आंखों में रंगों की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए इस दोष को वर्धनता भी कहते हैं, और यह दोस्तों यह आनुवंशिक रोग भी होता है। ठीक, चलिए प्रश्नोत्तर नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 3 है, लिखा हुआ है खंड का, लिखा हुआ है मनुष्य की आंख के लिए निकट बिंदु और दूर बिंदु से क्या तात्पर्य है। स्वस्थ आंख के लिए इनकी स्थिति बताइए। यानी दोस्तों आपको बताना है कि निकट बिंदु क्या है और दूर बिंदु क्या है, और निकट बिंदु से लिए स्वस्थ आंख के लिए क्या मतलब कारण होना चाहिए, और दूर बिंदु के लिए क्या कारण होना चाहिए। ठीक, इसके हम लोग पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों मैंने अच्छे तरीके से
प्रयास किया है आपको समझाने के लिए। लिखा हुआ है दोस्तों, मनुष्य की आंख के लिए निकटतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु को आंख स्पष्ट रूप से देख सकती है आंख का निकट बिंदु कहलाता है। यानी मेरे दोस्तों समझिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है मनुष्य की आंख के लिए निकटतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु को आंख स्पष्ट रूप से देख सकती है आंख का निकट बिंदु कहलाता है। यानी दोस्तों देखिए, आंख का निकट बिंदु लिखा है, यानी मेरे दोस्तों कोई वस्तु क्या है, बिल्कुल निकटतम रखी है, यानी बिल्कुल दोस्तों नजदीक रखी है, तो दोस्तों उससे क्या होता है, अपने आंख से उस वस्तु को स्पष्ट देख लेता है, तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, आंख का निकट बिंदु कहेंगे। आप इस आम भाषा में समझ सकते हो। ठीक, अब आगे लिखा हुआ है दोस्तों, सामान्य आंख के लिए निकटतम बिंदु की आंख से दूरी को स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कहते हैं। यहाँ पर समझिए, कह रहा है कि सामान्य आंख के लिए निकट बिंदु की आंख से दूरी को स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कहते हैं। ठीक, और आगे लिखा हुआ है स्वस्थ मनुष्य के लिए यह दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। अगर दोस्तों अगर आप यहाँ तक लिख लेते हो तो आपको एग्जामिनर फुल नंबर देगा, लेकिन भैया यहाँ के बाद आपको इतना जरूर लिखना होगा, इतना, स्वस्थ मनुष्य के लिए यह दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला है दोस्तों, देखिए यहाँ पर 2 प्रश्न पूछा गया था। एक तो बात मैंने अभी बताया कि निकट बिंदु क्या है, अब दूसरी बात हम क्या जानेंगे, दूर बिंदु से क्या तात्पर्य है। ठीक, देखिए हम अगला जानेंगे। देखिए, मनुष्य की आंख के लिए वह बिंदु जिस पर स्थित वस्तु आंख को स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। कहने का मतलब मेरे दोस्तों, जैसे कोई वस्तु है, अगर 25 सेंटीमीटर से दूर रख दिया जाए, यानी दोस्तों आपकी आंखों के नज़र से कुछ दूर रख दिया जाए, बहुत दूर, तो दोस्तों क्या होगा, आंख का दूर बिंदु कहलाता है। यानी दोस्तों जो वो घटना होती है, यानी दोस्तों जैसे वस्तु कोई दूर रख दिया गया आपकी आंखों की नज़र से, तो दोस्तों क्या होता है, वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती ना, तो उसे क्या कहेंगे, आंख का दूर बिंदु कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और दोस्तों स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु अनंत पर स्थित होता है। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों दूर बिंदु का मतलब होता है कोई वस्तु अगर दूर रख दिया जाए आपके नज़र से दूर, तो क्या होता है दोस्तों, उस वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, मतलब उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों के रेटिना पर नहीं बनता है, इसलिए इस बिंदु को दूर बिंदु कहा जाता है। आप इस आम भाषा में समझ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये आप लोग अवश्य लिख दीजिएगा कि स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु अनंत पर स्थित होता है। ठीक है दोस्तों, तो यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक, इसलिए मैं आपको बताने की बार बार प्रेशर कह रहा हूँ। ठीक, चलिए फिलहाल हम देखिए, दिखा हुआ है दोस्तों अथवा दिया है, मैंने अभी देखिए तीसरे का प्रश्न हल करवा दिया है, तो इसका मैंने नहीं लगाया है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग केवल प्रश्न को मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, मैंने 2 मिनट के लिए 1 सेकंड के लिए रोक दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, अगला प्रश्न है खा, लिखा हुआ है किसी विद्युत परिपथ में आमीटर और वोल्ट मीटर क्यों लगाए जाते हैं, इन्हें परिपथ में किन क्रमों में जोड़ा जाता है। ठीक, तो हम लोग अच्छे तरीके से जानेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको किसी विद्युत परिपथ में अमीटर और वोल्ट मीटर का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि मेरे दोस्तों अमीटर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी परिपथ में विद्युत धारा को नापा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, क्या किया जाता है, नापा जा सकता है। यानी में दोस्तों अमीटर एक ऐसी युक्ति है जिसे किसी विद्युत परिपथ को क्या किया जाता है, यानी धारा को क्या किया जाता है, नापा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों और आगे हम पढ़ेंगे, अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यानी दोस्तों अमीटर क्या है, अमीटर एक ऐसी युक्ति है जिनके विद्युत परिपथ में मतलब धारा को मापा जाता है, और दोस्तों इसे क्या किया जाता है, अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या किया जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक, अब देखिए ये तो रही बात अमीटर की। ठीक, अब हम लोग जानेंगे वोल्ट मीटर क्या है। देखिए दोस्तों वोल्ट मीटर एक ऐसी युक्ति है जो 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर का नापा जा सकता है, और दोस्तों इसको परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग जो लिखा हुआ है आप इस पर ध्यान मत दीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ आप इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों मैंने आपको क्या बताया कि अमीटर एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ में धारा के मान को मापा जा सकता है। ठीक, इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक, और दोस्तों वोल्ट मीटर एक ऐसी युक्ति है जो 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जा सकता है और इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, लिखा हुआ है अथवा में, लिखा हुआ है कि एक लंबे सीधे धारावाही तार में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो
0.2 मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आप लोग 1 सेकंड के लिए लोग दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए फिलहाल आप लोग ले लिए होंगे। चलिए प्रश्न उत्तर नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक पर कार्यकारी बल के परिमाण का सूत्र लिखिए। किन परिस्थितियों में यह बल अधिकतम और न्यूनतम होता है। बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को समझाइए। ठीक, और यहाँ पर देखिए अथवा लिखा हुआ है। अथवा में यहाँ पर ये प्रश्न दिया गया है, लिखा हुआ है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमों को लिखिए। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का उल्लेख कीजिए। ठीक, तो दोस्तों मैं आप लोगों को इसको नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों को ये खंड, ये अगला वाला हल करना, अथवा में जो दिया गया है, ठीक, उसके नीचे वाला। ठीक, चलिए देखिए लिखा हुआ है दोस्तों, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम नियम पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को अभी ज़्यादा कल वीडियो मैंने अपलोड किया था फैराडे के नियम से संबंधित। ठीक, तो आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप लोग देख सकते हो। ठीक दोस्तों, लिखा हुआ है प्रथम नियम पढ़ेंगे फैराडे का। लिखा हुआ कि जब दो कुंडलियों को परस्पर में पास पास रखा जाता है, एक कुंडली में धारा प्रवाहित किया जाता है, या धारा के मान को घटाया जाता है या बढ़ाया जाता है या बंद कर दिया जाता है, तो दोस्तों दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसको विद्युत वाहक बल भी कहते हैं और इस घटना को फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। और दोस्तों इसे न्यूमैन का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमैन का नियम। ठीक, नियम भी बोलते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए फैराडे का द्वितीय नियम हम लोग जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा नियम है, देखिए द्वितीय नियम में कुछ है नहीं भैया, आप लोग केवल ये इतना रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ई अनुपाती माइनस डेल फाई अपान डेल्टा टी। ठीक, अगर दोस्तों अगर आप लोग ये याद कर लेते हो तो द्वितीय नियम आप आसान तरीके से याद कर सकते हो। ठीक, देखिए समझ लीजिए सबसे पहले ई क्या है दोस्तों। ई है सेल का विद्युत वाहक बल है। डेल फाई क्या है दोस्तों? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है। और टी क्या है दोस्तों? से समय अंतराल है। ठीक, और देखिए दोस्तों, जब हम द्वितीय नियम लिखेंगे तो दोस्तों जो ये बटा लगा है ना, इसको हम बोलते हैं दर। ठीक, और दोस्तों जो ये माइनस लगा है इसको बोलेंगे ऋणात्मक। ठीक, यानी दोस्तों आप लिख सकते हैं फैराडे के द्वितीय नियम में कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल ई, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल फाई तथा समय अंतराल डेल्टा टी की दर के ऋणात्मक मान क्या होता है? अनुपाती होता है। इसे क्या कहते हैं? फैराडे का द्वितीय नियम भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आसान तरीके से आप लोग इस टाइप से समझ सकते हो। ठीक, चलिए देखिए इसमें क्या था, अगला प्रश्न था, देखिए इसके आगे था कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम लिखिए। ठीक, दाएं हाथ का नियम हम जानेंगे फ्लेमिंग के। देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है फ्लेमिंग ने अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाया कि तीनों उंगलियां परस्पर में लंबवत हों। उन्होंने कहा कि जो हमारी अंगूठा है ये बल को प्रदर्शित करेगा और जो हम अंगूठी के पास वाली उंगली तर्जनी है ये अंगुली धारा को प्रदर्शित करेगी, और दो अंगुली माध्यमा है, बीच वाली उंगली क्या है? माध्यमा है, ये क्या करेगी? अंगुली छेद को प्रदर्शित करेगी। कहने का मतलब मेरे दोस्तों, फ्लेमिंग ने अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाया, इस प्रकार। ठीक, इस प्रकार से फैलाया था। उन्होंने कहा कि जो हमारी अंगुली अंगूठा है ये छेद को प्रदर्शित करेगा, और जो अंगूठा के पास वाली उंगली ये क्या है? तर्जनी है, ये क्या करेगा दोस्तों? छेद को प्रदर्शित करेगा। और दोस्तों जो ये माध्यमा उंगली है ये किसको प्रदर्शित करेगा दोस्तों? ये धारा को प्रदर्शित करेगा। तो ये क्या है दोस्तों? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग दोस्तों इसको अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो दोस्तों मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है इन सारे क्वेश्चनों का, तो आप लोग वहां से आप आसान तरीके से समझ सकते हो और याद भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, वहां से अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हो ना, ये सारा जितना मतलब बताया हूँ, तो आप लोग और अच्छे तरीके से आपको आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैंने अच्छे तरीके से आप लोग को समझाया है। ठीक, चलिए फिलहाल हम अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है खंड का, यानी दोस्तों ये क्या है? ये क्या है दोस्तों? ये खंड का क्या है? ये रसायन विज्ञान है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है का, लिखा हुआ है एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम है। तो दोस्तों पहला है एथेनॉल, दूसरा है मेथेनॉल, तीसरा है एसिटिक अम्ल और चौथा है एथेनोइक अम्ल। ठीक, तो दोस्तों आप लोग क्या कीजिए, इसको तो भैया मैंने नहीं कोशिश किया था, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। ठीक, चलिए फिर हम अगला बढ़ते हैं। अगले को मैंने आपका आंसर बताने का पूरा कोशिश किया है। ठीक, देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। पहला ऑप्शन है Na2CO3 × 10H2O, दूसरा है NaHCO3, तीसरा ऑप्शन है NaCl, चौथा ऑप्शन NH4Cl। ठीक, तो दोस्तों धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 × 10H2O। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने आपको अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है Na2CO3 × 10H2O।
O। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है, ये हमारा विकल्प सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। दोस्तों लिखा हुआ है लिखा हुआ है दोस्तों, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर है। विलयन का पीएच मान होगा। ठीक, तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन दोस्तों 8 और चौथा ऑप्शन है 6। ठीक, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है इसका है 7। ठीक, तो ये आप लोग आसान तरीके से समझ सकते हो। ठीक, ये इसको ध्यान करके जाइएगा आपको। ठीक, चलिए फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों 6 है, लिखा हुआ है दोस्तों, प्रयोगशाला में अमोनिया गैस बनाने की विधि चित्र नामांकित वर्णन कीजिए, संबंधित रासायनिक समीकरण भी दीजिए। ठीक, तो हम लोग इसको जानेंगे। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से लिखकर पूरा समझाने का प्रयास किया है, तो आइए हम जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा है कि प्रयोगशाला में अमोनिया गैस बनाने की विधि, तो यहाँ पर हम विधि पढ़ेंगे, यानी अमोनिया को कैसे बनाया जाता है। लिखा है दोस्तों, प्रयोगशाला में अमोनिया गैस नौसादर NH4Cl, यानी दोस्तों नौसादर का ये फार्मूला होता है। ठीक, और बुझे चूने को गर्म करके बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों प्रयोगशाला में अमोनिया गैस नौसादर और बुझे चूने को गर्म करके क्या होता है, बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए विधि पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे 2 भाग नौसादर तथा 1 भाग बुझा हुआ चूना CaO का होल ट्वाइज है। ठीक है दोस्तों, ये बुझा हुआ चूना का ये क्या है, फार्मूला है। ठीक, लेकर और अच्छी तरह मिलाकर इस मिश्रण को एक गोले पेंदी वाले फ्लास्क में भर देते हैं। कहने का मतलब दोस्तों 2 भाग नौसादर 1 भाग बुझा हुआ चूना लेते हैं और अच्छी तरह से इनको मिलाकर मिश्रण करके एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में भर देते हैं। ठीक, तो ये दोस्तों यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पर चित्र क्या है, ये क्या है, ये प्रयोगशाला विधि है। ठीक है दोस्तों, ये नहीं इसका चित्र है। ठीक, ऐसा बना रहता है प्रयोगशाला में। तो दोस्तों क्या होता है, ये गोल पेंदी होती है, तो इसमें क्या होता है 2 भाग नौसादर और 1 भाग बुझा हुआ चूना के मिश्रण को मिलाकर अच्छी तरह से मिलाकर इसमें भर देते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे, आपको बारीक से समझाने का प्रयास करेंगे। फिर आगे लिखा हुआ है दोस्तों, और उपकरण को चित्र की भांति व्यवस्थित करते हैं। कहने का मतलब मेरे दोस्तों, जैसे यहाँ पर चित्र बना हुआ है ना, तो क्या करेंगे हम, जैसे जैसे चित्र बना हुआ है उसी तरह से हम लोग अपने सामान को अच्छी तरह से ट्रेन करेंगे। ठीक दोस्तों, अब आगे लिखा हुआ है दोस्तों, अब बर्नर से फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या है, ये बर्नर है। ठीक, ये बर्नर है, यहाँ पर ये बर्नर लगा होता है, ये क्या है, फ्लास्क है। तो क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, ये नीचे वाला ये क्या है, बर्नर और फ्लास्क है। ठीक, तो इसे क्या करते हैं, यहाँ पर मतलब ये कुछ बना रहता है, यहाँ पर जलता है। ठीक, आग द्वारा, तो आग निकलता है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये बर्नर जलने लगता है। ठीक है दोस्तों, गर्म होने लगता है। ठीक, तो क्या होता है, जब गर्म लगने होता है तो क्या होता है कि अमोनिया जो गैस होती है वो बनने लगती है। ठीक दोस्तों, यानी बनना प्रारंभ हो जाती है। ठीक, और दोस्तों CO से होती हुई, ठीक, तो दोस्तों जब बनती है तो यहाँ पर ऐसे ऐसे जाता है, तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है, एक CaO है। ठीक, कौन चीज़ होगा, कोई CO है, तो इसमें क्या होता है CO के ऊपर एक टैंक लगा होता है, वहाँ पर अमोनिया शुद्ध गैस प्राप्त हो जाती है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भैया ये अमोनिया जो ये बनाना है, अमोनिया का क्या है, ये समीकरण है। तो आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको जरूर याद कीजिए, क्योंकि दोस्तों समीकरण लिखना होता है केमिस्ट्री में। अगर आप लोग समीकरण नहीं लिखेंगे तो क्या होता है, आपका नंबर नहीं मिलेगा। यानी दोस्तों जैसे 4 नंबर का है तो 3 नंबर दिया जाएगा, यानी दोस्तों 2 नंबर दिया जाएगा। 2 नंबर करता है, आधा नंबर करता है भैया। ठीक, तो चलिए फिर हम अगला की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है विषमक परिवर्तक का चित्र नामांकित वर्णन करें, विषमरीकरण को स्पष्ट कीजिए। ठीक, तो भैया आप लोग अच्छे तरीके से किताब में से अपने मतलब ढूंढ कर लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और इसका चित्र मान लीजिए और इसके बारे में थोड़ा लिख लीजिएगा। ठीक, मैंने नहीं लिखा है। ठीक, चलिए लिखा है दोस्तों, गाय कैसे प्राप्त करेंगे, केवल समीकरण दीजिए। तो यहाँ पर लिखा है एथिलीन से मस्टर्ड गैस। ठीक, और दूसरा क्या है, मेथेनॉल से नाइट्रोमेथेन है। ठीक, तो ये आप लोग आसान तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक, देख कर कहीं पर। चलिए फिलहाल हम प्रश्नोत्तर नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ दोस्तों, प्रश्नोत्तर नंबर 7 का कहा है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है, स्पष्टीकरण दीजिए। ठीक, तो मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो आप लोग देख लीजिए, अमोनिया गैस हम लोग बनाए थे ना, तो अभी मैंने बताया था इसमें क्या करना था, आवश्यक समीकरण भी लिखना था। ठीक, तो यहाँ पर समीकरण देख लीजिए। लिखा है सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अमोनिया को क्या करना होगा, सोडियम धातु से क्या करना होगा, क्रिया कराना पड़ेगा। ठीक, तो दोस्तों जब आप सोडियम धातु से क्रिया कराओगे तो क्या बनेगा, सोडामाइड बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से समीकरण बना हुआ है। ठीक, तो आप लोग इसको लिख लोगे। और देखिए Cl2 यानी क्लोरीन से क्या करना होगा, अभिक्रिया करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर
अमोनिया को क्लोरीन से अभिक्रिया कराया गया है तो ये क्या बना है, नौसादा बना है। ठीक, तो आप इस प्रकार से इसको लिख दीजिएगा। ठीक, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग ये लिखे रहोगे ना तभी एग्जामिनर आपका नंबर देगा फुल। ठीक, चलिए हम प्रश्न नंबर 7 की ओर हल करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी इस प्रश्न की बात हो रही थी कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है, स्पष्टीकरण दीजिए। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, देखिए आधुनिक आवर्त नियम क्या है, देखिए हम लोग पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन है, अर्थात यदि तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो समान गुण वाले तत्व नियमित अंतर के बाद उपस्थित होते हैं। कहने का मतलब अगर आप लोगों को पीरियोडिक टेबल पढ़ाया गया होगा तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ सकते हो। ठीक भैया, तो पीरियोडिक टेबल इसको पढ़ने के बाद आप लोग पीरियोडिक टेबल पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए चाहे आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन आप दोस्तों यहाँ से आप लोग आसान तरीके से याद कर सकते हो। यहाँ से लिखा हुआ है यदि तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो समान गुण वाले तत्व नियमित अंतर के बाद उपस्थित हो जाते हैं। तो आप लोग इतना याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यानी तो आपको क्या याद करना पड़ेगा कि यदि तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो समान गुणधर्म वाले तत्व नियमित अंतर के बाद उपस्थित होते हैं। ठीक, इतना याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर अगला बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों लिखा हुआ है अगला, लिखा हुआ है दोस्तों परमाणु क्रमांक 17 वाले, यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है दोस्तों परमाणु क्रमांक 17 वाले, यहाँ पर देखिए परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति बताइए, कारण देकर स्पष्ट कीजिए। ठीक, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे और बारीकी से आपको समझाने की पूरा कोशिश करेंगे। देखिए परमाणु क्रमांक 17 क्या है ये भैया, परमाणु क्रमांक जो 17 है ये किसका तत्व, ये मतलब किस परमाणु क्रमांक है ये 17 का, ये किसका परमाणु क्रमांक है ये दोस्तों, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक। ठीक, यानी दोस्तों क्लोरीन का क्या होता है परमाणु क्रमांक 17 होता है। ठीक, तो इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ है 1:2:2:2 3:3:5। ठीक दोस्तों, देखिए फिलहाल मैंने आप लोगों को मतलब केमिस्ट्री तो पढ़ा नहीं रहा हूँ इस समय, केवल फिजिक्स की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों मैं आपको कुछ ही दिनों में मतलब क्या बताऊँ यार, अब आपका पेपर होने जा रहा तो मैं आपको क्या बताऊँ, इसको बता दूं। चलिए ठीक है, कोशिश करेंगे आप लोगों को मैं अच्छी तरीके से इसको समझाऊं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का। ठीक है ना दोस्तों, चलिए फिलहाल समझ लीजिए क्योंकि आपका पेपर नज़दीक है। ठीक भैया, तो लिखा हुआ है दोस्तों फर्स्ट है इसकी विशेषताएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, विशेषताएं पहला होता है दोस्तों, चूंकि इस तत्व को केवल अंतिम पुरुष अपूर्ण है और इनमें 7 इलेक्ट्रॉन हैं, अतः भी 7a वर्ग में स्थित है। कहने का मतलब दोस्तों जो ये क्लोरीन जो तत्व है ये क्या है, 7वें ए के ग्रुप में क्या है ये स्थित है, वर्ग में क्या है स्थित है। ठीक, यानी दोस्तों जो ये क्या कह रहा है कि जो ये क्लोरीन है इसका जो अंतिम कोष है ये पी वाला, पी जो ये क्या है ये यस पी, ये क्या है ये उपकोष है ना, तो ये सॉरी यार ये क्या है पी है, ये क्या है उपकोष है, क्या है ये उपकोष है। ठीक है दोस्तों, उपकोष क्या होता है दोस्तों, ये जो उपकोष होते हैं ये क्या होते हैं ये अपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, यानी जो घात लगी हुई है क्या है ये अपूर्ण है। ठीक, यानी दोस्तों ये जो घात लगी है इसको क्या बोलेंगे, कोष बोलेंगे। ठीक दोस्तों, जो ये पी और जो यस है ये क्या है उपकोष है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों क्या है इसमें कोष की जो संख्या है क्या है दोस्तों ये अपूर्ण, यानी दोस्तों पी की अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है दोस्तों 6 होती है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एक की कमी हो रही है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि इस तत्व का केवल अंतिम कोष क्या है अपूर्ण है, यानी क्या है खाली है, इसको भरा जाना चाहिए। ठीक, इसका मतलब ये है। ठीक, अगला कह रहा है कि इस तत्व में कुछ कोषों की संख्या 3 है, अर्थात तत्व तीसरे आवर्त में है। ठीक, कहने का मतलब दोस्तों कह रहा है कि इस तत्व में कुल कोषों की संख्या 3 है। देखिए यहाँ पर देखेंगे अधिकतम, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ ना, तो वही कह रहा है कि इस तत्व में कुल कोषों की संख्या क्या है 3 है, अतः तत्व तीसरे आवर्त में होंगे। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान से समझ सकते हो। ठीक है ना, चलिए फिलहाल हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अथवा क्या होता है जबकि केवल समीकरण दीजिए। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिलहाल आप आसान तरीके से समझ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, तो आप लोग इसको भी ले लीजिए भाई समीकरण। ठीक, आप लोग इसको आसान तरीके से पढ़ लीजिएगा। चलिए फिलहाल आगे क्वेश्चन को हम देखते हैं।
लिखा हुआ है दोस्तों, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक, पहला है दोस्तों जैव शक्ति सिद्धांत, दूसरा है साबुन, तीसरा का है सजातीय श्रेणी और चौथा है समूह या मूलक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से एक साबुन वाला और एक सजातीय श्रेणी वाला मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से टिप्पणी लिखना सिखा देता हूँ। देखिए, साबुन में आपको क्या लिखना पड़ेगा। साबुन में आपको लिखना पड़ेगा कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, साबुन किसे कहते हैं? उच्च वसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवणों को क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। इसकी मुख्य क्या है? विशेषताएं निम्न है, नीचे लिखी हुई है। निम्नलिखित मतलब होता है। ठीक, इसके नीचे लिखा है पहला विशेषताएं साबुन की, इनमें क्षार नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा का लिखा हुआ है अल्कोहल में पूर्णतः विलय होना चाहिए। और तीसरा दोस्तों लिखा हुआ है प्रयोग करते समय चिटकना नहीं चाहिए। कहने का मतलब दोस्तों, जब हम छांटे वाटे कपड़ा उपड़ा धुले तो वो क्या हो? चिटके ना। ठीक, ये बात कह रही है। ठीक, और चौथा है साबुन चिकना एवं मुलायम होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर चिकना और मुलायम नहीं होगा तो कहाँ, अगर साबुन हम लगाएंगे बार में या शरीर में लगाएंगे तो गड़ेगा नहीं, और चिकना भी होगा तभी तो लगेगा अच्छा से, ठीक, शरीर में। चलिए फिलहाल हम, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश की। चलिए अगला हम देखते हैं सजातीय श्रेणी। ठीक है ना, देखिए सजातीय श्रेणी में आप लोग लिखोगे, तीसरा वाला हम बता दें आपको, लिखोगे समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक को उनके अणुभार के बढ़ते या घटते क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी बनती है जिसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। कहने का मतलब, समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक को उनके अणुभार के बढ़ते या घटते क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी बनती है जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? सजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक, और दोस्तों इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? निम्नलिखित है। ठीक, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा सजातीय श्रेणी क्या है भैया, समझ लीजिए। कह कि समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक को उनके अणुभार के बढ़ते या घटते क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी बनती है जिसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक, अब लिखा है इसके मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है दोस्तों, किसी सजातीय श्रेणी के सभी यौगिकों को एक ही समान सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। कहने का मतलब दोस्तों, जो सजातीय श्रेणी है क्या है? ये एक ही समान सूत्र द्वारा क्या होता है? व्यक्त किया जा सकता है। जैसे दोस्तों मान लीजिए पैराफिन है, ये क्या है? पैराफिन को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन श्रेणी। ठीक, का जो दोस्तों ये इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। ठीक दोस्तों, तो ये सूत्र से क्या होगा? आप ये समान सूत्र से आप किसी भी सजातीय श्रेणी को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक, लिखा हुआ है कि जहाँ n कार्बन परमाणुओं की संख्या है। तो दोस्तों जो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ, ये क्या है? परमाणुओं की ये संख्या है। ठीक, कार्बन परमाणु की। ठीक, दूसरा विशेषताएं पढ़ेंगे। लिखा हुआ है सजातीय श्रेणी के सभी यौगिकों को कुछ समान विधियों द्वारा बनाया जा सकता है। कहने का मतलब दोस्तों, जो सजातीय श्रेणी है, इन सजातीय श्रेणी के सभी यौगिक जो हैं इनको कुछ समान विधियों द्वारा क्या होता है? निर्माण किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, बनाया जा सकता है। ठीक, तीसरा पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, तीसरा लिखा हुआ है सजातीय श्रेणी के सभी यौगिकों में क्रियात्मक मूलक समान होता है, इसलिए इनके रासायनिक गुण भी समान होते हैं। ठीक, कहने का मतलब है जो सजातीय श्रेणी है, ये जो इनके सभी यौगिक हैं और इनके जो क्रियात्मक समूह है क्या होते हैं? समान होते हैं, और मूलक भी होते हैं क्या होते हैं? समान होते हैं, इसलिए इनके रासायनिक गुण भी क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को सजातीय श्रेणी और साबुन की मतलब टिप्पणी बताई कैसे आपको लिखना है। ठीक, देखिए खंड ग लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्नोत्तर नंबर 9 है। यहाँ पर लिखा हुआ का लेमार का मूल सिद्धांत क्या है? पहला विकल्प है प्राकृतिक वर्ण, दूसरा का विभिन्नताएं, तीसरा है उपार्जित लक्षणों की वंशागति और चौथा है योग्यतम की उत्तर जीविता। ठीक, तो दोस्तों इसमें से कौन सा विकल्प आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर दोस्तों अगर आप लोग इसका सलूशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको इसका सलूशन जो ये खंडगा है मैं इसका सलूशन नहीं कर रहा हूँ, तो आप लोग का कमेंट चाहता हूँ कि अगर आप लोग कमेंट करते हो तो मैं इसका सलूशन का वीडियो बना दूंगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है ऐसी तकनीकी जिसके द्वारा जीन की पूरी संरचना को
ही बदला जा सकता है कहते हैं। पहला दोस्तों है जय तकनीकी, दूसरा का है किण्वन, तीसरा का है संस्करण और चौथा है दोस्तों प्रासूतिकीकरण। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ये बताइएगा कौन सा विकल्प हमें सही है। ठीक, तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर ग की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ दोस्तों रक्त में ऑक्सीजन की कमी से लाल रंग कणिकाओं में उत्पन्न रोग है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है दात्र कोशिका अल्परकतता और दूसरा का है हीमोफीलिया और तीसरा का है वर्णता और चौथा है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो ये आप लोग मुझे कमेंट कर बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए प्रश्नोत्तर नंबर अगली की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों लिखा हुआ है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। लिखा हुआ है उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है। पहला दोस्तों लंबे तने, दूसरा ऑप्शन है झुर्रीदार बीज और तीसरा ऑप्शन है गोल बीज और चौथा ऑप्शन है फैली हुई फली। ठीक, तो दोस्तों इसमें से कौन सा विकल्प सही है आप लोग मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। लास्ट हमारा प्रश्न है, लिखा हुआ है दोस्तों आक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में अंतर बताइए। इसके लिए 2 नंबर दिए जाएंगे। ठीक, और दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा। और खंड लिखा है एलोपैट्रिक तथा सिमेट्रिक जाति उद्भवन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। और अगला है दोस्तों किन्हीं 2 ट्रांसजेनिक पौधों के वनस्पति वैज्ञानिक का नाम बताइए। ठीक, तो ये आप लोग आसान तरीके से याद कर लीजिएगा इन तीनों प्रश्नों। ठीक, काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, कुछ सीख मिली है, कुछ जानकारी मिली है। तो दोस्तों इसके लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कराते रहिए। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, बाय बाय, टाटा।